भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। रंग समागम। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा लॉकडाउन के इस दौर में एक नवीन पहल की गई है। इस नवीन पहल का नाम है रंग समागम 2020। रंग समागम कार्यक्रम में हम वेबिनार के जरिए जुड़ रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने कला जगत में अपनी विशेष पहचान बनाई है, एक विशेष मानक स्थापित किया है। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं वो पिछले 5 दशकों से सक्रिय रंग कर्म कर रहे हैं। न सिर्फ टेलीविजन बल्कि फिल्मों का भी एक चर्चित चेहरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लखनऊ के रहने वाले श्री अनिल रस्तोगी जी की। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, थैंक यू। सर, उम्मीद करते हैं लॉकडाउन के इस दौर में पूरी तरह स्वस्थ होंगे आप सपरिवार। हाँ, जब तक घर पे हैं तो स्वस्थ ही हैं। बाहर निकलने पे पता लगेगा कि क्या वी आर टेकिंग ड्यू प्रिकॉशंस। और बीइंग अ साइंटिस्ट भी मैं समझता हूँ कि अपनी सुरक्षा ही इस समय सबसे जरूरी है। बाकी तो दुनिया तो जैसे चल रही है वैसे दुनिया को चलना ही पड़ेगा। बट देन वी हैव टू टेक सम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ड्यूरिंग दीस डेज। जी सर, निश्चित तौर पे सर। सर, 5 दशक से ज्यादा एक लंबी यात्रा रंग कर्म की, मतलब एक बहुत लंबा अरसा होता है। सर, सबसे पहली बार कब और कैसा ऐसे लगा कि हाँ, रंगमंच के प्रति एक झुकाव बन रहा है? ऐसा है विजित कि मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के पास में जगह है, वहाँ बहुत पुराने थिएटर के ट्रेडिशंस हैं और वहाँ पर थिएटर काफी अरसे से होता रहता था। तो होली के ऊपर, होली के फंक्शन पर और ऐसे ही कोई ओकेजन होता तो वहाँ थिएटर होता, तो मैं जाता था देखने के लिए। अब जब उन कलाकारों से मैं मिलता था जो उसमें करते थे तो एक बड़ा फैसिनेशन होता था उनको देख करके। तो इत्तेफाक से 1960-61 में हमारे एक रस्तोगी इंटर कॉलेज है, वहाँ एक नया हॉल बना था, ऑडिटोरियम, क्योंकि प्रेक्षागृह की उस जमाने में बहुत कमी थी, हमारे यहाँ रविंद्रालय भी नहीं था। तो उसमें ये हुआ कि उसका इनॉग्रेशन एक नाटक से किया जाए और जयनलाल राय का नाटक नूरजहां उसके लिए सेलेक्ट हुआ। तो मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर की। तो चूंकि लंबी कास्ट का प्ले था तो उस समय सुधांशु बोस और स्वराज बोस, ये 2 भाई थे। स्वराज बोस जी मेकअप करते थे, सुधांशु बोस जी निर्देशन करते थे। तो उनके निर्देशन में नाटक हुआ नूरजहां डी एल रॉय का। और उसमें यहाँ एक बहुत मशहूर एक्टर थे उस जमाने के, जो कि क्रिश्चियन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के टीचर भी थे, डॉक्टर घनश्याम दास। उन्होंने लीड रोल किया। प्रमोद बालाजी, बीवी नातियों वाली जो लीड लेडी थी, उन्होंने उसमें फीमेल लीड किया और मैंने उनके मंत्री विजय सिंह का रोल किया था। जब मैंने किया तो उसको बड़ी अप्रिसिएशन मिली। तो जाहिर है जब आपको किसी चीज के लिए तारीफ मिलती है तो आप चाहते हैं कि उसको और आप ज्यादा से ज्यादा करें। तो उसके बाद फिर हमारे मोहल्ले में ही एक संस्था बनी, सांस्कृतिक संघ, और उन्होंने एक नाटक उठाया। संतराम शुक्ल जी, यहाँ आकाशवाणी के बहुत परिचित चेहरे थे, उनके डायरेक्शन में हरि कृष्ण प्रेमी का प्ले रक्तदान। उसमें मुझे बहादुर शाह जफर की लाइफ के ऊपर था वो प्ले, और मुझे उसमें मिर्जा कोयाश, उनके बेटे का रोल करने को मिला। और इसमें बढ़िया बात यह थी कि उसमें एक जो अंग्रेज हडसन का रोल है, वो एक लड़का लखनऊ यूनिवर्सिटी में अमेरिकन आया हुआ था, उसने अंग्रेज रोल को। और मुझे आज भी उसका डायलॉग याद है, यानी आप समझिए ये 1962 की बात है, बट डायलॉग है मेरा कि प्यार करती है जहरी नागिन, जिसने अपने रूप और वैभव से आपको खरीद लिया है। कुछ उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा और 62 जो था मेरे लिए बड़ा इवेंटफुल ईयर रहा। 62 में मैंने एमएससी पास किया, 62 में मैंने CDRI ज्वाइन किया, 62 में मेरी शादी हुई और मेरा दूसरा नाटक, जो बड़ा नाटक था, ये रक्तदान नाटक हुआ था यहाँ हमारे यहाँ लखनऊ में। रविंद्रालय तो था नहीं, तो नगर निगम का हॉल है, तिलक हॉल,
उसमें हुआ था विजित। उस जमाने में टिकटेड शो हुआ था ये। अरे वाह। यूजुअली क्या होता था उस समय, नाटक जो होते थे पर्दे के ऊपर होते थे। इसमें हमारे यहाँ मोहम्मद निजाम साहब थे, उन्होंने सेट्स बनाए थे जिसमें जाली के कंगूरे बनाए थे महल का सेट दिखाने के लिए। तो पहली बार मैंने सेट के ऊपर नाटक किया और वो नाटक टिकटेड हुआ और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। तो धीरे धीरे इसी तरीके से इच्छा बढ़ती गई। फिर हमारे यहाँ रस्तोगी स्कूल है, उसमें कोई एनुअल फंक्शन होता था तो उसमें कल्चर प्रोग्राम होता था, तो मैं चूंकि कमेटी था तो मैं नाटक के लिए ही पुश करता था। जी जी जी। फिर मैंने कई नाटक किए। हमारा राजेश्वर बच्चन जी से यहाँ लखनऊ में थे चौक में, उनसे परिचय हुआ, जिनको मैं अपना असली गुरु मानता हूँ, जिन्होंने हमें थिएटर की ABC थिएटर के नुआंसेस वगैरह सिखाए। उनके निर्देशन में बहुत सारे प्ले किए और उनके निर्देशन में सपने नाटक किया, 3 दिन 3 घर किया, शील जी का लिखा हुआ, KP सक्सेना जी के लिखे हुए कई नाटक किए। और मैं चूंकि CDRI में था, वहां लोगों को पता लगा है लड़का तो नाटक करता है, तो वहां जो बोले भाई आप CDRI में भी नाटक क्या करिए, क्योंकि हमारे बड़ी मीटिंग होते थे तो उसमें कल्चरल में डांस या म्यूजिक के होते थे, तो थिएटर भी किया जाए। तो CDRI ने ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो मेरा इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्क रहा, जो जहां मैंने टोटल 41 साल में प्रोफेशनली उससे अटैच्ड रहा, वहां भी मैंने नाटक की परंपरा डाल दी जो आज भी चल रही है। क्या बात है। तो सर ये जो एक सामान्य तौर पे बड़ी मुश्किल होती है दो जगह पे समन्वय बिठा पाना, तो CDRI में नौकरी और साथ साथ रंगमंच, ये समन्वय कैसे बैठाते थे सर? इस मामले में विजित मैं बहुत लकी रहा। एक्चुअली इसमें मुझे सपोर्ट बहुत मिली, मेरी फैमिली से एक तो सपोर्ट मिली और मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे साइंटिस्ट से सपोर्ट मिली। भाई मैं तो बहुत जूनियर रिसर्च फेलो करके ज्वाइन किया था, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थे, मेरे डायरेक्टर भी थे, मेरे सीनियर्स भी थे, दे ऑल कोऑपरेटेड। उसकी वजह ये थी कि मैं साइंस को कभी नेग्लेक्ट नहीं करता था। जो मेरे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते थे, जो मेरी लाइब्रेरी में ड्यूटीज पढ़ने की होती थी, नए एक्सपेरिमेंट प्लान करने होते थे, वो मैं जरूर करता था, चाहे उसके लिए मुझे रात में जाना पड़े, रात में 11 बजे जाना पड़े, 12 बजे जाना पड़े। तो मैंने साइंस अपना नेग्लेक्ट नहीं किया। मैं आपको बताऊं, मैं दर्पण ज्वाइन करने के बाद 1973 में मैं जर्मनी गया 1.5 साल के लिए। तो मेरे में इतना जुनून था साइंस का भी कि हमारे प्रोफेसर कहते थे, अरे रस्तोगी साहब आप आए हैं, जाइए घूमिए घामिए जर्मनी, लैब तो चलती रहेगी। मैंने कहा नहीं सर, 1 साल मिला है। ऑफ कोर्स देन आई एक्सटेंडेड इट फॉर 1.5 years कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सकूं, मेरे के लिए, मेरी लैब के लिए एडवांटेजेस होगा। और मेरा फ्लैट पास ही में था, तो अक्सर अकेलेपन की वजह से वाइफ मेरी आके लैब में ही कुर्सियां ज्वाइन करके वहीं सो जाती थी, मैं रात भर। अरे क्या बात है सर। मतलब मुझे एक तरफ जैसे थिएटर का जुनून था, तो साइंस को मैंने कभी नेग्लेक्ट नहीं किया। एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय प्रोफेशन, अबाउट माय जॉब एंड अबाउट माय ड्यूटीज। तो इसी वजह से मेरे सुपीरियर्स भी मुझे सपोर्ट करते थे। मतलब उसका मैं तुम्हें बताऊं, ये होता था जैसे मेरा कोई इंटरव्यू हुआ प्रमोशन के लिए, तो जो एक्सपर्ट कमेटी के लोग भी मेरी एक्टिविटीज के बारे में जानते थे। तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाता था तो चेयरपर्सन पूछता था, भाई रस्तोगी से और कोई सवाल तो नहीं पूछने? सबने कहा नहीं है। अब वो पूछता था, अच्छा बताओ भाई तुम्हारे थिएटर फ्रंट पे क्या हो रहा है? ऑल शेयर सपोर्ट फ्रॉम माय कलीग्स एंड एट लेटर स्टेजेस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, जो मेरे PhD स्टूडेंट्स थे। क्योंकि जब जैसे जैसे सीनियर होता गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी मिलते गए साइंटिफिक एक्टिविटीज के साथ, मेरे विद्यार्थी होने लगे PhD के, तो दे ऑल सपोर्टेड मी एंड दैट्स हाउ आई कुड डू इट। सर अपने आपका जो इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्क था CDRI सर, वहां पे जब थिएटर को एक रिकॉग्निशन मिला सर, तो वो कैसी खुशी थी सर? आपके इस काम को वहां पे सम्मान दे रहे हैं लोग। बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं, जब मेरा सीरियल उड़ान आ रहा था तो हमारे लाइब्रेरी के एक बड़े सीनियर इंचार्ज थे, उनका बेटा गणेश, अभी उसकी 50th बर्थडे उन्होंने मनाई है, तो वो उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा, रस्तोगी माय सन वांट्स एंड ही वांट्स टू टच यू। अरे क्या बात है। असल में क्या है विजय, इसमें जो आप थिएटर करते हैं
मुझे लगता है कि ये बहुत ही एडवांटेजियस फील्ड इस सेंस में होती है कि एक तो जो सेटिस्फैक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन आप डिराइव करते हैं, दूसरे जो आपको इसमें पेमेंट्स होते हैं, जो लोग प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं, आज आप देखिए कि जो डेली सोप्स आते हैं या फिल्म्स आती हैं, कितने बढ़िया पेमेंट्स होते हैं लोगों के। और तीसरे जो ये रिकॉग्निशन आपको मिलता है, जो आपको लोग पहचानते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताऊं, मैं भोपाल गया हुआ था प्ले कमला करने के लिए भारत भवन में, थपलियाल जी के डायरेक्शन में हमने किया था। तो मैं चूंकि ग्रुप का सेक्रेटरी रहा दर्पण का, मैं करीब 37-38 साल, तो मैं बाहर खाने के लिए ऑर्डर देने आया। अब वहां कुछ एनसीसी के बच्चे आए हुए थे, लड़के लड़कियां यंग। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 89-90 की। तो किसी ने पहचाना। अच्छा, उसमें चूंकि मेरा कोई गेटअप तो होता नहीं था, सिर्फ एक ड्रेस में पहनता था सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की। तो कुछ कहना, एक ने हिम्मत करके सर आप वही हैं। और जैसे ही मैंने हाँ कहा, फिर तो जैसे होता है मोबाइल तो थे नहीं, वो कैमरा करते थे, कोई डायरी आगे कर रहा है, कोई फोटो ले रहा है, वो कह रहा है अरे तू हट, मुझे करने दे, अरे तेरा हो गया तू हट। आप एक जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है कि आपको लोग जानते हैं, आपके काम के लिए लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट गिव्स another impetus to your work। और उसमें फिर आपको लगता है कि और हम अच्छा काम करें और अच्छा काम करें, ताकि हमें इस तरीके से और मिलता रहे। सर 1988 का वो दौर था, आप सक्रिय रंगकर्म कर रहे थे, बहुत ही उम्दा अपने ऑफिस में जॉब भी कर ही रहे थे। आपका एक प्ले था यहूदी की लड़की। हाँ, कविता जी इसको देखने आई और वहां से आपका जीवन बदल गया, पूरा देश आपको एक कलाकार के तौर पे पहचाना, आपका सीरियल DD1 पे लॉन्च हुआ उड़ान। उस यात्रा के बारे में सर बताइए। एक तो ये नाटक जो था मेरा बहुत ही मेरे दिल के नजदीक है, यहूदी की लड़की। ये उर्मिल कुमार थपलियाल जी ने डायरेक्ट किया था, और इनिशियली ये रोल यहूदी का हमारे यहाँ खेर साहब, अनुपम खेर साहब उस समय BNA में पढ़ाते थे। तो थपलियाल जी ने कहा कि खेर साहब अगर हमें मिलेंगे तब हम ये प्ले कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो खेर साहब ये रोल कर रहे थे यहूदी का। इत्तेफाक से खेर साहब को करीब 20 दिन रिहर्सल करने के बाद में ही हैड टू गो टू बॉम्बे। उनको हाँ, किसी वे सीरीज के लिए या शायद सारांश के लिए ही उनको बुलाया गया था। तो बोले अनिल जी मैं माफी चाहूंगा। मैंने कहा मैं आपको इतना बड़ा असाइनमेंट मिल रहा, मैं आपको रोकूंगा भी नहीं। तो जब थपलियाल ने मुझसे कहा इस रोल के लिए, तो मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगा, क्योंकि खेर साहब इज ए टेरिफिक एक्टर। जिस ढंग से रोल, मुझे लगा मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो थपलियाल जी ने कहा हम प्ले ड्रॉप कर देंगे। तो मैंने कहा नहीं, आप प्ले न ड्रॉप करिए, एक शर्त पे हम करेंगे, 1 to 1 हम बैठेंगे। मैं ऑफिस 4 दिन की 5 days a week होता था। मैंने कहा मैं 5 दिन की छुट्टी लेता हूँ, आप अपने यहाँ छुट्टी लीजिए, एंड लेट अस सिट 1 to 1, और उसका एक डायलॉग हम रिहर्स करते हैं, क्योंकि उसके डायलॉग जो है सब पोइटिक डायलॉग्स हैं। उसमें एक अलग किस्म की अदायगी और दूसरे पारसी शैली जो उन्होंने कंसीव की थी। तो ये हमने उसका एक डायलॉग जब हो गया 1 हफ्ते के बाद, तब देन वी अनाउंस्ड कि ये प्ले अब खेर साहब की जगह अनिल रस्तोगी कर रहे हैं। तो उस बार हुआ ये था कि लखनऊ महोत्सव कई जगह पर लखनऊ महोत्सव कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया था। यहूदी की लड़की हो रहा था, तो कविता तो नहीं, कविता के भाई आए हुए। अच्छा। तो जब प्ले खत्म हो गया, ही जस्ट वॉक्ड इनटू माय ग्रीन रूम, बोले कि अनिल जी मैंने आपका प्ले देखा और हम लोग एक सीरियल लखनऊ में बना रहे हैं DD1 की, उसमें क्या आप रोल करेंगे? मैंने कहा भाई और पूछ नसीब क्यों नहीं। डिटेल्स ले लिए, मेरा जो भी छोटा सा बायोडेटा था उन्होंने मुझसे पूछा, मैं बोलता गया, उन्होंने लिख लिया। उसके बाद हुआ ये कि 2-3 बार कविता जी यहाँ पर आई, उनकी फैमिली फ्रेंड, क्योंकि उनकी जो बड़ी बहन थी कंचन चौधरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तराखंड, शी वाज द फर्स्ट DGP। तो उनकी लाइफ से एक्चुअली इंस्पायर्ड भी था ये प्ले, वो लखनऊ में भी पोस्टेड थी। तो उनके यहाँ पर यूनिवर्सल बुक डिपो में उनकी फैमिली फ्रेंडशिप थी, तो यहाँ कविता जी 2-3 बार आई, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, और लोगों के ऑडिशंस होते रहे वहां पर। तो मुझसे उन्होंने कहा कि भाई कविता जी आई हुई, आप उनसे मिलते क्यों नहीं? जब उनके भाई से आपसे बात हुई,
मैंने कहा भाई बिना बुलाए तो मैं भगवान के पास भी नहीं जाऊंगा। अगर भाई ने मुझे मेरा नाम उनसे मेंशन किया, देन शी शुड कॉल मी। तो फिलहाल मैं नहीं गया, और वो 2 बार यहाँ लखनऊ आके ऑडिशंस लेके चली गई। तो मैंने सोचा शायद बात आएगी, हो गई होगी। नहीं मेरा शूट किया होगा फेस या वॉट एवर, बट वन आई गॉट ए कॉल फ्रॉम कपिल फ्रॉम बॉम्बे कि कैन यू फ्लाई टुमारो मॉर्निंग। मैंने कहा फॉर व्हाट? बोले वही जिसके लिए मैंने आपसे बात की थी। तो मैंने कहा यहाँ तो कविता जी आई, मुझसे बात भी नहीं की। बोले नहीं, आपका तो सिलेक्शन उन्होंने पहले ही कर लिया था। तो क्या बात है, क्या बात। बॉम्बे, फिर वो मुझे वहां ले गई फिल्म सिटी, उन्होंने मुझे कॉस्ट्यूम वगैरह दी। वहां फिल्म सिटी में उन्होंने मुझे बाबा आजमी जी से मिलवाया। वो शायद मिस्टर इंडिया की शूटिंग उस समय वहां कर रहे थे, क्योंकि बाबा कैमरामैन थे, तो कैमरामैन का फाइनल अप्रूवल होता है कि आएगा और ये वो। तो उन्होंने मुझसे कहा आप जाके घूम आइए। वो बात करती रही, मेरा दिल धक धक कर रहा था कि यार पता नहीं बाबा पास करेंगे नहीं करेंगे। एंड तो जब मैं वापस आया तो उनको आप लाइंस याद करना शुरू करिए। तो मैंने कहा तो मैं याद करूंगा। एंड देन मैंने एक बड़ी रिलीफ की सांस ली कि चलो भाई मैं अप्रूव हो गया। बट विजित आई नेवर न्यू कि वो रोल इतना अच्छा था और इतना पॉपुलर होगा, क्योंकि एक तो पॉजिटिव कैरेक्टर था, और चूंकि उनका मेंटर का रोल था, उनके बॉस का रोल था, इस वजह से दिस वाज वेरी वेल टेकन। और इसको ऑल इंडिया रिकॉग्निशन कैसे मिला? वो होता ये था कि मैं एज ए साइंटिस्ट किसी लेबोरेटरी में, किसी इंस्टीट्यूशन में कहीं लेक्चर देने जा रहा हूँ, कहीं एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर होके जा रहा हूँ, कहीं मीटिंग करने जा रहा हूँ, तो लोग ताज्जुब करते थे, यार ये तो एक्टर है, ये यहाँ का साइंस में आगे बैठा। तो ये जो चीजें होती हैं, मतलब आप देखिए कि यही एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन, नॉट दैट कि साइंस में रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन वहां रिकॉग्निशन वगैरह जब आप बहुत कुछ कर लेते हैं तब उतना आपको मिलता है। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा ही सा काम किया था, एंड द वे पीपल टुक मी एंड द पीपल रिसीव्ड मी, आई मीन आई गॉट जस्ट। सर उस दौर में तो सिर्फ दूरदर्शन ही हुआ करता था, एकमात्र चैनल। हाँ। तो आप तो घर घर तक पहुंच गए थे। ये जो अचानक से एक राष्ट्रीय स्तर पे जो लोकप्रियता बढ़ी, उस वो कैसा मोमेंट था सर? बहुत ज्यादा। मैं आपको एक एपिसोड बताऊं। मैं ग्वालियर जा रहा था, मेरी वाइफ भी थी साथ में। तो कंडक्टर आया, मैं जा रहा था वहां पर एक लेक्चर देने के लिए रेडियो आइसोटोप्स के ऊपर, क्योंकि रेडियो आइसोटोप्स मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से, मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे भेजा था और मैंने ट्रेनिंग ली थी, और बहुत कम लैब्स उस समय रेडियो आइसोटोप्स की थी। तो जो वो था कंडक्टर था, वो आया, मुझे देखते ही, अरे सर आप कहाँ चल रहे हैं? मैंने कहा अरे आप तो मेरे शहर चल रहे हैं। तो रास्ते में उरई के रसगुल्ले बड़े मशहूर होते हैं, शायद उरई है एक कौन सी जगह है, तो मैं क्या लेने के लिए, वाइफ ने कहा भाई बड़ी तारीफ सुन लेगा, तो देखा वो लाइन में लगा हुआ है, बोला अरे सर आप चलिए मैं आप ही के लिए लेके आ रहा हूँ। अरे क्या बात। और इसमें ये था भी कि उस जमाने में जितने पुलिस वाले थे, उसमें हमारे यहाँ एसएसपी इलाहाबाद थे मिस्टर डीपी सिन्हा, जो बाद में आईजी ब्लू जोन हुए। वो इतना मुझसे मुतासिर थे, उन्होंने मुझे शत्रुघ्न जी के नाम एक लेटर भेजा। शत्रुघ्न जी उनके फैमिली रिलेशन में थे, कजिन थे, कि रस्तोगी जी आप जाकर वहां उनसे मिलिए और वो आपको फिल्म में काम दिलाएंगे। तो खैर भाई मेरा तो शौक था, मेरा कोई प्रोफेशन तो था नहीं, तो ऑफ कोर्स उनसे मैं मिला नहीं, लेकिन इतना उन्होंने मुझे अपने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मिलवाया। तो ये खास करके जो पुलिस वाले थे और जो मिलिट्री के लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स, वो लोग इसको जरूर थे। उस जमाने में लखनऊ के डीएम जो थे वो मुझे कप्तान साहब कह के मिलते हैं। बात मुझे जानना था कि थिएटर वालों की तरफ से कहीं कोई जुलूस निकालना है, कहीं कोई परमिशन लेने, अरे आइए कप्तान साहब आपको कैसे आना। तो एक जो तसल्ली मिलती थी, हमारे इंस्टीट्यूट में लोग हमें रिकॉग्नाइज करते थे, हमें शहर में करते थे, बाहर जाने पे करते थे। देखिए इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन और क्या होगा आप बताइए। और यही जो सेटिस्फेक्शन था, ये फिर मेरे लिए थिएटर हॉबी नहीं रह गई, एक जुनून हो गया मेरे लिए, एक नशा हो गया जिसे कहते
जी जी जी। सर अभी तक जैसा मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, तकरीबन 100 नाटकों के 1000 से ज्यादा शोज आप कर चुके हैं। हाँ हाँ जरूर। इतनी भाई, इतनी लंबी यात्रा, और इसके साथ ही सिनेमा भी, कॉमर्शियल्स भी, टीवी शो भी, अपनी नौकरी भी आपने की, इतनी सारी चीजों के बीच नहीं में एक्चुअली समन्वय। देखिए सिनेमा तो बहुत बाद में आया। सबसे पहले तो मैंने थिएटर ही शुरू किया, और मैंने इस बीच में के बी चंद्रा साहब के साथ, एक बहुत मशहूर डायरेक्टर थे हमारे यहाँ, उनके साथ मैंने जय सोमनाथ किया। और हमारे गुरुजी ने ये कह के भेजा था कि अनिल आप अपने मोहल्ले के तो हीरो हो, वहां बड़े बड़े एक्टर्स काम कर रहे हैं, अगर आपको चौबदार का भी रोल मिले तो आप करिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रोल इज नेवर स्मॉल। जी जी जी, तो निश्चित। मैं गया वहां और वाकई में शहर के बड़े नामी एक्टर्स काम कर रहे थे। तो मुझे वाकई में गजनी के चौबदार का रोल दिया गया, जिसमें शायद डायलॉग्स भी नहीं थे, लेकिन मैं रिहर्सल्स में बड़ा सिंसियर और बड़ा पर्टिकुलर रहा। हमारे इंस्टीट्यूट के पास ही में म्यूजिक कॉलेज में रिहर्सल होती, तो मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाता था। हुआ ये कि जो साहब गजनी का रोल कर रहे थे वो किसी वजह से छोड़ गए, तो मेरी जी जी। सिंसियरिटी को देख करके डायरेक्टर चंद्रा साहब ने मेरा प्रमोशन गजनी में कर दिया। फिर अच्छा। उसमें एक और एक्टर छोड़ करके गए, बहुत सीनियर थे, जो गंग सर्वज्ञ का रोल कर रहे थे। तो जो शिवराशि का रोल, जो हमारे यहाँ के बहुत मशहूर एक्टर थे जितेंद्र चोपड़ा वो कर रहे थे, उनका प्रमोशन उसमें हो गया और मुझे वो शिवराशि का रोल दे दिया गया, विलन का। अरे वाह। वॉज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्ले जय सोमनाथ। वो शिवराशि वो विलन है जो कि उसको चौला नर्तकी से, चूंकि वो इन्फेचुएटेड था, वो नहीं मिलती है, तो गजनी के लिए वो मंदिर के दरवाजे खोल देता है। तो वो रोल जो मैंने किया साहब, मैं चौबदार के रोल से जो मुझे प्रमोशन मिला, वो 2 दिन जी वो भी टिकटेड शो हुआ रविंद्रालय में, और लोगों ने मुझे नोटिस किया थिएटर में, जी एक जिसमें मुझे ज्यादा रिकॉग्निशन मिला। मतलब पहले तो मैं मोहल्ले टोले में करता था, अपने आपस की हमारी ऑडियंस होती थी, लेकिन वहां तो एक जनरल ऑडियंस आई हुई थी। जी 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 जी। सो दैट गेव ए बिग बूस्ट टू माय थिएटर एक्टिविटीज। और फिर जी जी 72 में जब कारंथ जी आए लखनऊ में, उस जमाने में जी जी। दर्पण के शोज यहाँ हो चुके थे, और मैं दर्पण के शोज को बहुत ही हाई लेवल पे देखता था। स्वदेश बंधु जी जी, जी यहाँ के बड़े मशहूर एक्टर विमल बनर्जी, उर्मिल कुमार थपलियाल। तो जैसे मेरा एक जी सपना था, और वो सपना मेरा अगले ही साल पूरा हो गया। कारण जी यहाँ डायरेक्शन करने के लिए आए वदन के लिए, उसमें बंधु जी मेरे पास आए, बोले एक रोल आपको करना है, एंड इत्तेफाक जी से जी लीड रोल कपिल का उसमें दिया गया। तो दर्पण में जब से मैं आया, देन देयर वाज नो, जी दर्पण की जी एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। और बाद में तो मैं 1979 में दर्पण का जब सचिव हो गया, तो आई गेव जी 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 टू द एक्टिविटीज ऑफ दर्पण। हम और थपलियाल जी ने मिल करके, और हमारे जितने और बाकी टीम मेंबर्स थे, आप सोचिए कि जी हमारे एक साल में 10-10, 12-12, 15-15 शोज होते थे, 4-4, 5-5 नए नाटक होते थे। हम लोग जी का जी नाटक था पंछी जा पंछिया, जो कि अमेरिकन फिल्म बोइंग बोइंग से डेराइव था। दीनानाथ जी ने डायरेक्ट किया था, दिल्ली से आए थे आकाशवाणी से। उसके हमने अच्छा लगभग अच्छा। 400 शोज किए। ये जो जी जी अमेरिकन, ये जी जो अभी फिल्म आई थी गरम मसाला, जी 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 जी। वो अक्षय भी कुमार की। इसी के बेस थी। तो जब मैंने उनके अक्षय वो जॉन अब्राहम के साथ मैंने जब बाटला हाउस की, तो मैंने बताया कि हम्म। साहब वो जो आपकी फिल्म है उसका प्ले तो मैं हम्म। 76 से कर रहा हूँ, 400 शोज किए, और मैं उसमें अक्षय कुमार वाला रोल करता था, जो कैसा नोवा है, जो 3 लड़कियों जी से। जी 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 तो जी जी। मतलब आप समझिए कि हमारी अटैची तैयार रहती थी, आज शो करके आए हैं, 2 दिन बाद दूसरी जगह उसका शो है। इसी तरीके से यहूदी की लड़की के हमने कम से कम तो सर उसके 400 शोज किए सर आपने? 400 शोज, और पूरे इंडिया भर में किए। जब मैंने पृथ्वी थिएटर में 82 में उसका शो किया, तो उस समय धर्मसी साहब उसके मैनेजर थे। बोले जी अनिल जी जी। आप एक शो इसका लेके आए हैं, बोले आप 10 शो इसके यहाँ करिए, टिकट मैं आपके बिकवाऊंगा। तो मैंने कहा अरे वाह। देखिए धर्मसी जी, हम लोग सब शौकिया नाटककार हैं, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मुझे अपनी ड्यूटीज भी करनी होती है, तो मैं इतना समय नहीं दे पाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑफर। तो इस जी तरीके से छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, पंजाब के शहरों में, भोपाल, कहाँ नहीं मैंने उसके शोज किए। दैट बिकेम वेरी पॉपुलर। जी तो इस तरीके से फिर 71 में मैं आकाशवाणी से जुड़ गया। मैं जी जी जी। इसी में एक बाला साहब रोल कर रहे थे जय सोमनाथ में, वो मुझे ले गए कि आप
मैं जानता नहीं था। वहाँ के जो आर्टिस्ट, जब मैं उनको देखता था, मैं जैसे लीजेंड से मिल रहा हूँ, क्योंकि दूरदर्शन जी था जी। नहीं उसमें। आकाशवाणी के लोगों को इतनी आकाशवाणी। फिर 75 में दूरदर्शन जब आया तो मैं दूरदर्शन से जुड़ गया। हम्म, तो फिल्म की शुरुआत तो मेरी काफी बाद में हुई, 1987 के लगभग, जब यहाँ पर सुधीर हम्म, मिश्रा जी अपनी फिल्म, अवार्डेड फिल्म जो बनाने आए थे, ये वो मंजिल तो नहीं, उसमें हमारे जी जी मित्र के भाई अलोपी वर्मा जो एनएसडी से थे, वो उनको जी असिस्ट, जी जी जी। वो मेरी थिएटर एक्टिविटीज के बारे में जानते थे, तो उन्होंने मुझे एक रोल करने को बुलाया। वो रोल था मनोहर सिंह जी का जो बचपन था वो किया था राज हम्म। जोशी ने, तो उनके फादर का रोल ओके मैंने किया था। इट वॉज ए स्मॉल रोल ओके। बट वेरी 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 गुड रोल। एक जी प्रो जी जी। ब्रिटिश ऑफिसर का रोल मैंने उसमें किया था। फिर धीरे धीरे करता रहा। फिर राजपाल ने मेरा प्ले 1993 में देखा था, और राजपाल यहाँ पढ़ता था बीएनए में, तो अच्छा जी 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 जी। पंछीजा पंछिया देखा था। तो उसने मुझे, जब उसकी फिल्म बन रही थी मैं, मेरी पत्नी और वो, तो हाँ उसने, हाँ जी जी जी। तो मैंने कहा राजपाल, हाउ डिड यू नो मी? बोला सर, हम्म। मैंने आपका प्ले 1993 में देखा था, पंछीजा पंछिया। हालांकि उस समय अरे हमारी वाह। जूनियर टीम तैयार हो गई थी, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स की इच्छा थी कि हम सीनियर टीम वाले ही रोल करें। हम लोग सब बुढ़ा गए थे, वहां जवानों का रोल कहाँ करते, ऑर्गेनाइजर्स चाहते थे तो हम ही ने वो रोल किया। जी जी तो जी बोला जी। साहब, वो आपका प्ले देख के मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ था, और मैंने खास करके डायरेक्टर जो चंदन मित्रा या क्या नाम था, उन जो थे, उनसे मैंने कहा जी जी कि हम चाहते हैं कि आप हमारे सर को इसमें एक रोल दीजिए, तो मैंने उसके फादर इन लॉ का रोल किया था। जी जी फिर जी इसी जी। तरीके से एक फिल्म खून बहा गंगा में यहाँ शूट हो रही थी। उसमें इत्तेफाक से जिनके घर में शूट हो रही थी वो मेरे कलीग थे, किदवई साहब, तो अच्छा। मुझे रोल मिल गया। फिर आरडी सिंह यहाँ दूरदर्शन में थे, उन्होंने फिल्म कानपुर में मरीचिका बनाई, उससे मुझे रोल जी मिला। जी। लेकिन असली जो फिल्म का मेरा सिलसिला शुरू हुआ वो था इशकजादे के बाद। इशक जादे से सर, उसने तो बहुत ही रिकॉग्निशन दिया सर, इशक जी, जादे ने अ, फिल्मों में। मैं विजित नहीं जानता था कि ये रोल मुझे मिलेगा और इतना पॉपुलर होगा, जी जी। क्योंकि जो भूमि पेडनेकर जो आज इतनी बड़ी हीरोइन है, शी वॉज माई हम्म। कास्टिंग डायरेक्टर। अच्छा अच्छा, अरे वाह। तो भूमि जब यहाँ पर आई तो मुझे भी इत्तला जी दी जी। गई, और मैं होटल में गया, मुझसे कहा गया था आप एक पैजामा कुर्ता भी लेते आइएगा। तो मैंने जी जी ऑडिशन जी दिया, तो उनको शायद कुछ अच्छा लगा होगा, तो जी जी उन्होंने जी। मुझसे कहा कि रस्तोगी जी, मैं थोड़ा लंच करने जा रही हूँ, कैन यू वेट फॉर सम टाइम, हम एक ऑडिशन आपका और करना चाहते हैं, और अगर ना हो तो आप कुर्ता पैजामा ले आइए। मैंने कहा भाई वो भी मैं लाया हूँ, खैर चेंज करके दूसरा ऑडिशन। जी जी। फिर उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट किया, फिर तीसरा ऑडिशन लिया, फिर चौथा ऑडिशन लिया। जब 4 ऑडिशन उन्होंने मेरे लिए, तो मुझे लगा कि यार कुछ तो मामला पक्का हो रहा है, नहीं तो जी जी जितने लोग जाते जी थे ऑडिशन दिया वापस आ जाते थे। फिर जी हुआ जी ये कि जब हबीब फैजल साहब लखनऊ आए, उन दिनों हम्म, में रानी खेत में अपना एक प्ले करने गया था थपलियाल जी के साथ। उन्होंने मुझे जी बुलाया जी कि भाई वो मिलना चाहते हैं। अब जी मैंने जी। कहा भाई रानी खेत से तो मैं परसों आ सकता हूँ, क्योंकि यही हम्म, पे है। मालूम हुआ वो तो साहब कल जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों जी से जब जी। मैंने कहा, अरे बोले पापा आप प्लीज इसको मत मिस करिए, आप आइए यहाँ, आप टैक्सी लीजिए, हम्म। आप चार्टर टैक्सी लीजिए, मेरे खर्चे पे आप चार्टर टैक्सी लेके आइए जी, डोंट नो दिस राज बैनर, सच ए बिग बैनर। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा फिल्में देखता भी नहीं था और बैनर वैनर जानता नहीं था। मैंने कहा यार होगा, अगर भाई वो परसों मिल सकते तो ठीक है, मैं कल नहीं आ सकता हूँ। बट हबीब जी जी। साहब वाज वेरी नाइस। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अनिल जी से कहिए मैं अगली बार आके उनसे मिलूंगा। जब अगली बार वो आए, तो न सिर्फ उन्होंने मेरा रोल फाइनल किया, मेरी रिहर्सल्स की, उन्होंने और भी कास्ट बुलाई हुई थी उस समय। अर्जुन कपूर भी आए हुए थे, परिणीति भी थी, तो वी हैड वन जी जी। रिहर्सल एंड देन द रोल वाज फाइनलाइज्ड। लेकिन मैं आपको बताऊं, लखनऊ में रह के मुझे ये पता नहीं लगा कि मैंने कोई वाकई अच्छा काम किया है। मैं सोचा ठीक है जैसे रोल है। लेकिन जब मैं इसी प्ले की वजह से जब मुझे बॉम्बे बुलाया गया, एंड दैट जी आल्सो जी एट द जी। एज ऑफ 70 years, I was 70 years when I did that role. जी तो जी जी जी। वहाँ बॉम्बे वालों ने जो मुझे रिकॉग्निशन दिया, जो मैं जो जिन मैं जैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स के यहाँ जाता था या पिक्चर हाउसेज में जाता था या प्रोडक्शन हाउसेज में, तो जो मुझे जो सम्मान उन्होंने दिया
उससे मुझे लगा वाकई में शायद कुछ शहजादे में कुछ काम अच्छा हो गया। बट ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू हबीब फैजल साहब, जिन्होंने, क्योंकि मैं अपने को बेसिकली डायरेक्टर से एक्टर मानता हूँ कि अगर अच्छा है तो क्रेडिट डायरेक्टर को, अगर बुरा है तो डिसक्रेडिट मेरा है। जी 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 सर, अपने आप में ये भी बिल्कुल एक अनोखा ही केस है कि लोग मुंबई जाके संघर्ष करते हैं फिर भी काम नहीं मिल रहा है। आप लखनऊ में रह के नियमित रंगमंच की और यहाँ से आपको ऑफर आया कि आप मुंबई आइए, आपके लिए काम है। नहीं, इसमें मैं विजित बताऊं, आई वॉज वेरी लकी। उन दिनों एक सीरियल चल रहा था, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, कलर्स के ऊपर। हाँ तो हाँ जी जी कास्टिंग डायरेक्टर ने कानपुर में मेरे जो कंटेम्प्रेरी थे रतन राठौर, उनसे मेरा नंबर लिया और मुझे फोन किया। तो मैंने ऑडिशन भेज दिया। उन्होंने, साहब आपका सिलेक्शन हो गया, अब आप आ जाइए। तो मैंने कहा ये बताओ भाई कितने दिन का काम है? बोली सर ये तो डेली सोप है, तो चलेगी अभी 1-2 साल चलेगी। अरे मैंने कहा भाई मैं 70 साल का, इस उम्र में लोग वापस आते हैं, आप मुझे बम्बई बुला रही हैं। तो वो जो लड़की रीमा गुप्ता थी साहब, उसकी कास्टिंग डायरेक्टर, और सुधीर शर्मा जो उसके प्रोड्यूसर थे, उनके कहने पे वो रीमा बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गई। क्या नहीं नहीं सर आप आइए और ये वो। तो जब इतना हुआ तो मेरे बेटे और बहू ने मुझे प्रमोट किया। उन्होंने कहा चलिए पापा आपका शौक है, हम लोग चलते हैं। और मैं गया, एंड नॉट ओनली दैट ही टुक मी देयर, उसने जब देखा कि इतना लंबा काम है, ही परचेज मी ए फ्लैट। अरे वाह। यस। तो ऑफ कोर्स उस समय फ्लैट मिला तो नहीं, हमारी वाइफ की एक फ्रेंड थी, उनके फ्लैट में मैं रहा 6 महीने, जब तक ये हमारे मैच्योर होता रहा, फिनिश होता रहा। एंड दैट इज हाउ आई कुड सेटल देयर। और फिर मुझे सीरियल्स भी मिलने लगे। आपको ताज्जुब होगा जान करके, जो बहुत पॉपुलर सीरियल है एकता कपूर का, ये है मोहब्बतें, जी 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 उसका फादर का रोल जो किन्हीं दूसरे सज्जन ने किया है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन ऑलरेडी मैं 2 सीरियल्स कर रहा था, और मालूम हुआ कि साहब उनकी कास्टिंग डायरेक्टर का, नहीं साहब हम तो आपके महीने में 26 दिन देंगे। तो मैंने कहा नहीं जी जी आप ड्रॉप कर दिया, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता हूँ। जी 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 जी। तो फिर बॉम्बे में रह के फिर मैंने बहुत काम किया, लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। मैंने बहुत सारे निश्चित तौर पे सर डेली सोप्स किए, मैंने एड्स किए, कमर्शियल्स किए, और कुछ फिल्में मैं और ज्यादा कर लेता अगर मैं डेली सोप्स में कर रहा होता, क्योंकि डेली सोप्स में कमिटमेंट इतना ज्यादा होता है कि फिल्म वालों के साथ आप एकोमोडेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए जब when I attained the age of about 75 years, तो I was missing my तो हालांकि मैं महीने में 2-3 बार लखनऊ आता था, क्योंकि बड़ी कनेक्टिविटी, तो came back to लखनऊ। लेकिन आई एम हैप्पी कि यहाँ भी लखनऊ में बहुत सी शूटिंग्स हो रही हैं, इवन बाहर जो शूटिंग हो रही है उसके लिए भी मुझे बुलाया जाता है। जैसे अभी मुझे निखिल अडवाणी जी ने बुलाया था, एक वो बॉम्बे डायरीज करके एक वेब सीरीज कर रहे हैं, उसके लिए मुझे आदित्य लामा जी ने एक फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैं 5 साल में बॉम्बे रहा, फिर फैमिली कंसिडरेशंस की वजह से आई वाज ऑलरेडी 75, तो मैं वापस आ गया लखनऊ। लेकिन चूंकि मेरा वहाँ बॉम्बे में लोगों के डेटा बैंक में मेरा पोर्टफोलियो था, तो मुझे कॉल अभी भी आते हैं। अभी मैंने निखिल अडवाणी जी ने बॉम्बे डायरीज करके एक वेब सीरीज की है, उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। अभी आदित्य लामा जी ने एक फिल्म की है, उसके लिए मुझे बुलाया था। तो इस तरीके से मैं आता जाता रहता हूँ। अभी ट्रायंगल फिल्म्स करके है यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस, उन्होंने भवई फिल्म में शूट की थी। तो आई कीप ऑन कमिंग टू मुंबई। लेकिन अब लखनऊ में भी काफी काम होने की वजह से मुझे बड़ा एडवांटेज हो गया। अभी जैसे मैंने अनुभव सिन्हा जी ने मुझे 2 फिल्मों में लिया, मुल्क में लिया मैंने, थप्पड़ में किया। अभी श्रीनिवास करके एक डायरेक्टर हैं तेलुगु, वो हिंदी में फिल्म बना रहे हैं, उसको तेलुगु तमिल में डब करेंगे, अनलिमिटेड। अच्छा, उसे मैंने रोल किया। अभी प्रकाश झा जी ने बहुत अच्छी वेब सीरीज बनाई है आश्रम करके, एंड ही वाज काइंड टू टेक मी इन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर, वो मैंने किया। अरे वाह। तो बस ये है कि चूंकि मैंने इसको एक हॉबी ही रखा है, हमेशा प्रोफेशन नहीं है, तो हॉबी के हिसाब से आई एम सेटिस्फाइड द वर्क दैट आई एम गेटिंग।
सर, एक शॉर्ट फिल्म आपने की थी, उसको बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली, बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड हुई, आठवण। आठवण, या जी, तो उसके बारे में सर अगर कुछ बता सके आप। अब ये विजित, मैं आपको बताऊं, कास्टिंग डायरेक्टर ने जब मुझे उसके लिए कहा कि भाई रेणुका जी एक फिल्म बना रही हैं, शॉर्ट फिल्म 10 मिनट की, उसमें 1 दिन का आपका काम है, तो मैंने कहा जी ठीक जी। है। बाद में उनके असिस्टेंट का फोन आया कि सर वो जो आप मराठी फिल्म कर रहे हैं उसके लिए कल आपको इतने बजे आना। अरे मैंने कहा यार मराठी तो मुझे आती नहीं है। मुझे रेणुका का नंबर दो, मैं उनसे बात करता हूँ। तो मैंने रेणुका से बात की फोन करके, बोली नहीं नहीं सर, है मराठी फिल्म है, बट यू डोंट वरी, जितना मराठी का काम है मैं आपसे करा लूंगी। तो जी जब मैं जी वहां जी। पहुंचा तो मालूम वो फिल्म थी एक डिमेंशिया पेशेंट के बारे में, हु हैज लॉस्ट हिज ओके। मेमोरी। तो उसका मैं सारा क्रेडिट बेसिकली रेणुका को ही देता हूँ, क्योंकि वो मुझे बताती थी मुझे शॉर्ट में क्या चाहिए, एंड आई यूज जी टू जी। एक्जीक्यूट इट। और इत्तेफाक से वो फिल्म बहुत पसंद की गई उसको। 1-2 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले, मुझे रेणुका जी ने जी बताया। जी। और जी जी मैं जी। अपने जो 4 काम जो मेरे सेल्फ सेटिस्फाइंग, वैसे तो हर काम आपको सेटिस्फाई करता है, कोई भी फिल्म आप करिए, कोई भी सीरियल करिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे जो सेटिस्फाई करते हैं 4 काम, उसमें मैं एक ये जी जी। आठवां को मानता हूँ कि जिसमें एक जी जी जी। आदमी है, वो अपनी मेमोरी लूज कर चुका है। ही गोज बैक टू हिज मेमोरी ऑफ अबाउट 50 years बैक, जब उसकी वाइफ जी जिंदा जी। थी। बार बार वो उसकी मदर भी थी, उनके बारे में पूछता है, आई कोठे, या जो उसके जी जी जी। बड़े बड़े हो गए हैं, जब वो जी जी। छोटे बच्चे लड़ते हैं आपस में, तो उनमें वो उन बच्चों को देखता है। तो बड़ी जी जी कमाल जी। की। हमारे कुछ मित्रों ने तो कहा कि मैं फिल्म देख के बहुत रोया। सो आई थिंक जी अगर जी। अगर लोग इमोशनल हो गए, मेरे एक कलीग जी थे जी। डॉक्टर शिस्टन, उनके 2 बेटे हैं, जी उनके एक बेटे ने कहा कि अंकल, आई नेवर न्यू माई वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई पापा विल एनेक्ट माई फादर, क्योंकि लेट ही डाइड एट द एज ऑफ 90 years, डॉक्टर शिप्स्टन। ओके। बोला कि बिल्कुल जी जी। उनकी यही स्थिति थी। जो उसका बड़ा भाई था उसने बोला कि मेरी मदर इन लॉ की यही हालत है, क्योंकि डिमेंशिया इज अ वेरी बैड डिजीज, किसी जी 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 जी। याद नहीं रहता। तो बहुत इमोशनल फिल्म थी वो, तो इसलिए मुझे बहुत जी अच्छा। जी जी। सर, आपकी एक फिल्म मुक्ति भवन, उसको तो सर इतने देशों में सराहा गया, इतने सारे पुरस्कार उसने प्राप्त किए, और बहुत लोगों को भावनात्मक रूप में बहुत ज्यादा जुड़े लोग उस फिल्म से, उसके बारे में सर अगर कुछ बता सकते। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है सेल्वेशन का कॉन्सेप्ट है, जी जी। तो इत्तेफाक से मुझे बहुत से लोग ऑडिशन करके लेते हैं, कुछ लोग बिना ऑडिशन के लेते हैं। जैसे जी मैं मुक्ति भवन जो की थी, तो संजय जी जो इसके प्रोड्यूसर थे, उनका फोन आया था, तो वो मुझे एक ऐड जी के लिए चाहते थे, वो ऐड में नहीं कर पाया था। बोले कोई बात नहीं, आप मेरा ऐड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरी फिल्म में आपको काम करना है। तो मैंने कहा साहब जी। जी क्यों नहीं करूंगा, दैट विल बी माय प्रिविलेज। और इत्तेफाक से वो फिल्म, उनका बेटा डायरेक्टर था सुभाशीष भूटियानी, वॉज जस्ट जी। इन जी 5 years, और इतनी अच्छी फिल्म उसने लिखी। तो जी। जी उसमें जब मैं उनसे मिला तो मैंने उसके साथ रीडिंग की। तो पहले एक जी। जी ख्याल उनके दिमाग में आया कि वहाँ जो मुक्ति भवन के जो मैनेजर हैं उनसे मेरी मुलाकात करा दी जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने उनसे जी कहा जी। कि साहब अगर आप उनसे मेरी मुलाकात कराएंगे तो न मैं वो कर पाऊंगा जो वो करते हैं, न मैं अपना कर पाऊंगा। बिकॉज जी जी जी। यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी, यू ट्राई निश्चित तौर टू, पर। आप उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं और आप नहीं इमिटेट कर पाते, उसमें आप अपना भी बेस्ट नहीं दे सकते। तो सुभाषिश एग्रीड टू दिस आइडिया, आई हैड ए वेरी गुड रीडिंग विद हिम, एंड देन दिस वाज अप्रूव्ड। और मैं आपको बताऊं, बनारस में वो फिल्म करके, मतलब जो मेरे 4 काम मैंने बताए उसमें ये एक काम है जिसको कि आप समझिए लगभग 32 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। कई अवार्ड्स आदिल साहब को मिले जो लीड रोल कर रहे थे, कई जी जी अवार्ड जी। शीश को मिले। और ये फिल्म जापान में 150 दिन दिखाई गई, जापानीज क्या बात लैंग्वेज, है सर। और कम से कम 40 कंट्रीज में ये फिल्म रिलीज हुई। तो अभी भी जी जी। जब उसके बाद अभी इंग्लैंड में सत्यजीत रे फेस्टिवल हुआ था शॉर्ट फिल्म्स का, उसमें ये फिल्म सेलेक्ट की गई थी, तो उसका लिंक भी मुझे भेजा था प्रोड्यूसर ने। तो दैट वे जी जी। वर्क हैज बीन ग्रेटली सेटिस्फाइंग। बल्कि खेर साहब, जब मैं उनके साथ वो शूट कर रहा था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो मुझसे बोले जी जी जी। तो ये आपकी फिल्म एक मुक्ति भवन है, मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। तो मैंने कहा सर मैं आपको अगली मीटिंग पे मैं डीवीडी ला दूंगा। तो मैंने प्रोड्यूसर जी जी। को, उन्होंने कहा कि नहीं, आप उनसे कहिए नेटफ्लिक्स पे देखें,
नेटफ्लिक्स पे आती है, ज्यादा मजा आएगा। जी 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 आई मीन जब आपका कोई काम रिकॉग्नाइज होता है तो जैसा मैंने पहले भी कहा, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, जो जो लोग जो आपको प्यार देते हैं, उससे आई थिंक दुनिया में जी इससे बढ़ के सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं हो सकता। जी 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 सर, 2015 में कौन बनेगा करोड़पति का एक टीवी कॉमर्शियल खूब हिट हुआ और आप उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ वो एड सर, तो उस एड के पीछे की कुछ कहानी बता सकते हैं? देखिए, उसकी भी कहानी ये है कि एक लेडी कास्टिंग डायरेक्टर थी, नाउ आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, उसने मेरा 2-3 महीने पहले कोई ऑडिशन लिया था किसी एड के लिए। तो मैं लखनऊ में था, उसका फोन आया कि सर आप इन तारीखों में फ्री हैं? मैंने कहा हाँ मैं लखनऊ में हूँ, बट देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि लखनऊ बॉम्बे के बीच में मैं बराबर ट्रेवल करता रहता हूँ। लखनऊ से कई कई फ्लाइट्स हैं, तो इवन बहुत से लोग जो कहते हैं भाई मैं आपका ट्रेवल नहीं अफोर्ड कर सकता, इससे डोंट माइंड, आई विल कम, और मैं चला जाता हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि आपको एक एड के लिए मैंने लिया है, क्या आपका लुक वही है जो 2 महीने पहले था या बदल गया है? उसने प्रोडक्शन हाउस को मेरी वो पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाई होगी। तो मेरा ऑडिशन इसके लिए भी नहीं हुआ, और जब मैं गया तो मालूम हुआ कि वो मुझे उसी जगह ले गए गुजरात में जहां पर मैंने सीरियल दरीमा डायरीज शूट किया था अपने शुरू के दिनों में। वो एपिक सीरियल आता था दरीमा डायरीज, तो उसी बिल्डिंग में रह करके हमने वहां पर वो पूरा सीरियल शूट किया था 20 एपिसोड का। तो उसी बिल्डिंग में मुझे ले गए और ठहराने के लिए, वो बाद में उन्होंने उसको ठहरने की जगह बना दी, एक रिसोर्ट टाइप का बना दिया। तो वहां का बल्कि स्टाफ बड़ा खुश हुआ मुझसे मिलकर के, अरे सर इतने दिन के बाद आप आए हैं, बहुत अच्छा लगा, और बड़ा स्पेशल खाना वाना उन्होंने हमें खिलाया। तो उसमें मैं वसीम साहब से मेरी मुलाकात हुई, जो भोपाल के थे, जो मेरे कंटेम्प्रेरी मुस्लिम रोल जो कर रहे थे। जी 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 वो साहब जब उसमें मैंने रोल किया तो वो भी बहुत ही इमोशनल है। उसमें क्या है कि जब, क्योंकि वो जो मुस्लिम फैमिली के बच्चे हैं, जब मेरा बेटा जाता है वहाँ कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे अमिताभ जी के साथ, तो वो कहता है कि हम फोन अ फ्रेंड करेंगे, और फोन किसको करता है? उसी मुस्लिम फैमिली को जिनके बच्चे हमारे बड़े अगेंस्ट थे। जब वो जा रहा था तो छींक देते थे और कहते थे ये साला कद्दू पास होगा, मैं अल्लाह फला। आप मेरे इमोशंस उस समय समझ सकते हैं क्या होंगे, कि यार इसने उसी को कॉल किया तो गलत करवा देगा, सब चौपट कर देगा। लेकिन वसीम साहब पॉज लेते हैं और उसके बाद मुस्कुरा के कहते हैं, बेटा इसके माने हैं खुदा तुम्हें सलामत रखे। और उसको देख के जो मेरे उद्गार होते हैं उनके लिए, जो इमोशंस आते हैं मेरे, फिर हम लोग जाते हैं, वी हग ईच अदर। तो वो जो, देखिए इसका मैं आपको एक और बताऊं, इमोशंस के सीन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। कविता चौधरी के सीरियल में उड़ान में भी मेरा एक फेयरवेल का सीन था, और उसमें मैं उन्होंने मुझसे कहा था कि आप डीपी सिन्हा साहब हुई, जिनका मैंने जिक्र किया था, जो यहाँ लखनऊ में आईजी थे, उनसे आप फोटोग्राफ्स लेके आइएगा, मैं आपका बड़ा सेरेमोनियल फेयरवेल चाहती हूँ। तो उसमें क्या करते हैं कि जिस जीप पे ऑफिसर रहता है, उसको उसके रस्सी में वो फूल उससे सजाते हैं, और उसको कई ऑफिसर फिर खींचते हैं कुछ दूर तक, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं करते हैं, वो गाड़ी आप खड़े होते हैं और उसको खींचते हैं, और बाद में फिर आप स्टार्ट करके। तो उसमें मुझे एक लुक देना था, कविता भी खींच रही थी उसको, मेरी एसपी थी, तो and she was quite sad that I am going because she was my very favorite officer. तो मैंने अच्छा सा लुक दिया नॉर्मल, जो मेरी अकल में आया। कविता ने जब उसको मॉनिटर पे देखा, उन्होंने कहा अरे अनिल जी आपने कैसे, मैंने तो आपको ये लुक बताया था देने के लिए। मैंने कहा नो कविता, यू नेवर टोल्ड मी। देन शी कॉल्ड हर असिस्टेंट कि मैंने तुमसे कहा था कि भाई अनिल जी को बताना कि उनको एक ऐसा पॉजिटिव लुक देना है कि यू डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग फॉर एवर, आई टेक केयर ऑफ यू नो। ये मेरा लुक, ये डायलॉग था, डायलॉग नहीं था, लुक मेरा वो उसमें समाहित थे, उस भाव में समाहित था वो समाज। कैन यू बिलीव कि कविता जी कितनी परफेक्शनिस्ट थी? शी स्क्रैप्ड द होल शूटिंग, सारी शूटिंग उन्होंने खत्म कर दी। बोले अनिल जी अगर आप 3 दिन रुके, क्योंकि अगले दिन उनकी वो कपूर साहब के साथ शूटिंग थी, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है, मेरी CDRI में मीटिंग है।
क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैंने कभी CDRI के काम को इग्नोर नहीं किया। मैं चला जी, आया जी, जी, जी। इस खास शॉट के लिए। शी अगेन कॉल्ड मी बाय एयर एंड शी शॉट द होल सीन। और मैं आपको बताऊं, वो सीन अभी भी ऐसा है, जब मैं देखता हूं तो मेरे आंसू आ जाते हैं। ये जी, परफेक्शन उस समय के सीरियल्स में होता। जी, जी, तो जी। मुझे इमोशनल सीन्स करने में वैसे भी अच्छा लगता है। जैसे यहूदी की लड़की मुझे प्ले इसलिए अच्छा लगता है, उसमें बहुत इमोशंस है, बड़े इमोशनल डायलॉग्स हैं। एंड मुझे याद है, मैं बनारस में शो कर रहा था, मेरे जो एकम्पनिस्ट थे, वायलिन वाले, मैंडोलियन वाले, हारमोनियम वाले, ढोलक वाले, वो रो रहे थे और ऑडियंस रो रही थी जब मेरा और मेरी बेटी राहील का एक सीन उसमें होता है। आई मीन, जी, जी, दीज आर द मोमेंट्स विच यू एंजॉय। जी, जी, तभी आपको जी, लगता है कि आपने सही भूमिका की। देखिए, मेरा मानना है विजीत जी, कि एक एक्टर अपनी परफॉर्मेंस का खुद सबसे बड़ा जज होता है। मैं आपको बताऊं, जी, हमारा प्ले सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण था, उसको हमने एक फेस्टिवल में किया था बरेली में। हालांकि जी, उसको जी, जी, रिजल्ट आने पे सारे बेस्ट मिले, लेकिन जब हम लोग उसको करके लौट रहे थे, सबके चेहरे लटके हुए थे। क्यों? क्योंकि वी डिडंट गिव अवर बेस्ट। हमारे रास्ते में yes, सेट्स वगैरह उड़ गए थे, तो लोग इतना अपसेट थे कि दे डिडंट गिव देयर बेस्ट। चेहरे लटके थे। जी, हालांकि सारे बेस्ट उसमें अवार्ड मिले मुझे, लेकिन हम्म, जो अपना अवार्ड आप खुद लेते हैं, अपनी खुद लेते हैं। सेटिस्फाई होके, उससे बढ़ के अवार्ड कोई नहीं होता। सर, इन दिनों रंगमंच में क्या गतिविधियां चल रही है सर? देखिए, मैं 5 साल बॉम्बे में रहा। उस बीच जी, जी, में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने आपको मैं बताऊं, मैंने करीब 35 डायरेक्टर्स के साथ में काम किया है, जिसमें जी, NSD के बहुत से डायरेक्टर्स हैं। NSD पास आउट, जैसे मैंने बताया, जी, दर्पण मेरी शुरुआती कारण जी से हुई थी, फिर अजय जी, कारण जी, के जी, साथ, बंसी कौल के साथ, क्या नाम है, प्रयाग वर्मा के भाई अलोपी वर्मा के साथ, मैं रंजीत जी, कपूर के साथ मैंने काम किया। जी, जी, भारतीय नाट्य अकेडमी में जितने टीचर्स रहे, चाहे वो जी, अनुपम जी, खेर थे, कि अनुपम खेर थे, या अनुपम खेर के ऑफकोर्स डायरेक्शन मैंने काम नहीं किया, या चाहे रविशंकर खेमू रहे हों, चाहे चित्रा रही हों, चाहे अरुण रहे हों, चाहे सूर्यमोहन रहे हों, जी, जी, मैंने सबके साथ में काम किया। एक इच्छा मेरी रह गई थी बिसारिया साहब के साथ काम करने की, जो थिएटर विजर्ड है हमारे यहाँ के, पुरोधा है। तो लकीली जी, जब जी, मैं बॉम्बे जा रहा था, तो वो प्ले कर रहे थे बेयर फुट इन एथेंस, जी, बहुत जी, 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 रोल कर रहे थे, उसमें मुझे रोल दिया गया। तो मैंने कहा, रास्ता मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। उनका कोई बात नहीं, तुम यहाँ रिहर्सल कर लो, फिर आ जाना। और उसे मैंने रोल किया करके। उसके बाद 5 साल में थिएटर मैंने बहुत मिस किया, जितने दिन मैं बॉम्बे रहा, क्योंकि आप कर नहीं सकते हैं, आपके हाँ, दोनों चीजें बैलेंस करना मुश्किल आपका हो। थिएटर शाम को शो है, आपको कोई शूटिंग मिल गई, अब या तो आप जी, जी, बुराई मोल लें, आप न लें, एंड दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन वो हम्म, मेरी इच्छा, जब मैं वापस लखनऊ आया तो मेरी इच्छा पूरी हुई। मैंने राज साहब के साथ एक दोबारा प्ले किया, विभास, जो जी, कि एलेक्सी अरबुजो, जो रशियन प्ले राइट हैं, उनका जी, लिखा जी, हुआ जी, प्ले द ओल्ड वर्ल्ड। ये भी राज साहब ने बताया मुझे कि इत्तेफाक से 1984 में, जब शशि कपूर जी के फादर इनला मदर इनला अपनी शेक्सपियरियन कंपनी लेके आए थे, यही जी, प्ले जी, आए थे द ओल्ड वर्ल्ड, उन्होंने रविंद्रालय में 1984 में किया था, और राज अरे बिसारी वाह, का रिव्यू लिखा था। ही रिव्यूड जी, द, जी, उन्होंने मुझे वो रिव्यू दिया, और तभी उन्होंने कहा था, अनिल मैं तुम्हारे साथ ये प्ले करूंगा। फिर हमने और शोभना जगदीश ने वो प्ले किया, एंड जी, इट जी, वेरी सेटिस्फाइंग। फिर दूसरी जी, मेरी इच्छा पूरी हुई, वो हेमेंद्र भाटिया ने, वो भी हमारे साथ, पहले भी हम उनके डायरेक्शन में काम कर चुके थे, अब तो वो बॉम्बे चले गए हैं। वो लखनऊ आए हुए थे, हमने उनसे, उन्होंने हमारे लिए एक प्ले लिखा और हमने वो प्ले किया, तुम नाम से। तो हाँ, जी, 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 हाँ, जी, लेकिन थिएटर की अर्ज विनीत अभी भी बाकी है। लेकिन अब ये जी, लॉकडाउन हो गया, मुझे पता नहीं है मेरी इच्छा कब पूरी होगी, बट आई वुड सर्टेनली लाइक टू डू मोर एंड मोर थिएटर देन माय अदर कमिटमेंट्स। सर, अभी जो माहौल चल रहा है लॉकडाउन का, आपको क्या लग रहा है सर कि अभी रंगमंच से हम सभी कितने दूर रहेंगे, एक दर्शक के तौर पे भी, एक परफॉर्मर के तौर पे भी? नहीं, देखिए विजित, मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ, इसलिए जी, जी जो सर। मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, जो मैं ICMR की रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, इत्तेफाक से जो ICMR के डायरेक्टर हैं डॉक्टर बलराम भार्गव, वो हमारे यहाँ जी, जी, सीनियर प्रोफेसर भार्गव थे, उनके बेटे हैं, आई नो हिम जी, पर्सनली जी, ऑल्सो।
हमारे जो डायरेक्टर जनरल पहले थे आईसीएमआर के, डॉक्टर गांगुली हैज बीन माय कलीग, उन्होंने एक राइट अप डाला, तो उससे लग रहा है कि ये वायरस अभी बहुत जल्दी जल्दी जाने वाला नहीं है, दिस इज गोइंग टू स्टे फॉर सम टाइम। और उसमें हमारी अपनी सुरक्षा जो है, देखिए गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन तो बहुत लंबा नहीं कर सकती है, बिकॉज वी कैन नॉट विद होल्ड फैक्ट्रीज एंड बिजनेस एंड एवरीथिंग। भाई करोड़ों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, जो कि आज बेघर हैं, बिना काम के हैं, उनको सबको काम देना है, तो जाहिर है ये सब तो खोलना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को अभी कम से कम अगले आने वाले 6 महीने से साल भर तक केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे कि जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, आप बाहर जाइए तो हाथ धोइए, कपड़े धोइए, गर्म पानी पीजिए, गार्गल करिए गर्म पानी का, या स्टीम इनहेल करिए। दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो ये तो करना पड़ेगा। और जैसे कि अभी हमारे 8 जून से लॉकडाउन पूरा खुल रहा है, मॉल्स वगैरह खुल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि थिएटर हॉल्स या इस टाइप की पब्लिक प्लेसेस जो हैं उनको गवर्नमेंट खोले। दिस इज, और अगर होती भी है, हम करते भी हैं, इवन देन वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल एंड वेरी केयरफुल। जी सर। सर, ऐसे दौर में जब पिछले 2-3 महीनों से हम सभी अपने अपने घरों में कैद हैं, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी ने जो पहल की है रंग समागम, जिसमें हम वेबिनार के थ्रू जुड़ रहे हैं कला जगत से जुड़े हुए तमाम विभूतियों से, इस पहल के बारे में सर अगर कुछ विचार रख सकें। ये बहुत अच्छी पहल है। इसके बारे में कम से कम हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, हम एक दूसरे के काम के बारे में जानते हैं। जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो उन लोगों को जब सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को जब शेयर करते हैं, तो उनको आज की दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे उन लोगों ने स्ट्रगल की है, कैसे वो लोग आगे बढ़े उसके मामले में जानते हैं वो। और इस तरीके से बहुत अच्छा है। जैसे मैंने देखा संस्कार भारती की पहल पर एक ऐसे ही वेबिनार चल रहा है, ऐसे ही और संस्थाएं हैं जो कि कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, आज कल हमारे आईटीआरसी के डायरेक्टर साहब थे डॉक्टर कृष्णमूर्ति, जिनके अंडर में मैंने भी काम किया है सीडीआरएम बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, उनके नाम पे एक सेमिनार होता है, तो उसमें भी वो लेक्चर हो रहा है। उसको जो हमारे पुराने डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर मशेलकर, वो उसमें टॉक दे रहे हैं। उसको चेयर कर रहे हैं हमारे जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर मांडे, और उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे साथी आईआईटीआर के डायरेक्टर डॉक्टर आलोक धवन। तो आलोक धवन और उनके 2 एक साथी यहाँ लखनऊ में हैं, डॉक्टर मांडे दिल्ली में हैं, डॉक्टर मशेलकर पुणे में हैं, एंड ऑडियंस जो है वो पूरी हिंदुस्तान में है। तो देखिए इसका एक फायदा भी है। जब पहले मीटिंग होती थी तो हम मीटिंग एड्रेस करते थे, हम चंद लोगों को ही एड्रेस करते थे जो हमारे ऑडिटोरियम में होते थे, वही लोग उसको सुनते थे। लेकिन आज वेबिनार के थ्रू हम पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं, हम ज्यादातर लोगों में पहुंच रहे हैं। सो अदर्स ऑल्सो कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस एंड मेक यूज ऑफ इट। बहुत अच्छी, आई रियली कांग्रेचुलेट डायरेक्टर भारतीय नाट्य अकेडमी एंड द ऑर्गेनाइजर्स। थैंक यू सो मच सर। एक आखिरी सवाल सर आपसे, 5 दशक से ज्यादा समय सर आपने रंगमंच को दिया, टीवी जगत हो, फिल्म जगत हो, कॉमर्शियल जगत हो, हर जगह आपने इतना समय दिया है, इतना अनुभव प्राप्त किया है। सर, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी के जो छात्र छात्राएं हैं, जो अध्ययनरत हैं अभी, जिन्हें एक नई पारी की शुरुआत करनी है, वो बाहर निकलेंगे, बाहरी दुनिया का एक अलग एक्सपोजर होगा, उनके लिए आपका एक संदेश। देखिए, मैं यही तैयारी के साथ जाए, मैं यही कहना चाहूंगा कि दिस इज सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन विच पेज। मैं आपको बताऊं, मैं चूंकि मैंने जैसे बताया, मैंने साइंस में भी मैं बहुत ए ग्रेड टॉप साइंटिस्ट नहीं था, बट वॉट एवर जिस लेवल का भी मैं साइंटिस्ट था, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता था। कला के फील्ड में भी मैं अभी भी मैं अपने आप को एक एक्टिंग का एक विद्यार्थी मानता हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया, सबके साथ मैंने कुछ नई बातें सीखी। चाहे वो डायरेक्टर्स मुझसे एज में कम थे, जैसे चित्रा है मुझसे बहुत छोटी उम्र में, मैंने उसके साथ रोल भी किया है, उसने मुझे डायरेक्ट भी किया है। इसी तरीके से जो भी हैं, चाहे सूर्यमोहन हो, चाहे जुगुल हमारे रहे हों, या जो भी लोग हैं, तो हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज के बच्चे क्या करते हैं कि रिहर्सल्स में वो सिंसियर नहीं रहते हैं,
भाई मैंने अपना रोल तैयार कर लिया, अपना रोल। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ 2 ओकेजन्स ऐसे आए, एक बार हरिश्चंद्र की लड़ाई में और एक बार यहूदी की लड़की में, कि हमारी हीरोइन नहीं अवेलेबल थी। तो उसमें एक लड़की तुलिका गुप्ता जो रिहर्सल्स में छोटे छोटे रोल करती थी, बट शी वॉज वेरी सिंसियर एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट रिहर्सल्स, उसने साहब उनको एंड शी रिप्लेस्ड देम वेरी नाइसली। तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो भी काम करिए सिंसियरली। आज देखिए, हमने जब थिएटर शुरू किया था कोई स्कोप नहीं था, आज आपके सामने कितना बड़ा स्कोप है। यू सी, इवन थिएटर में कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि सब टिकटेड शोज हो तो थिएटर भी लोगों की एक अर्निंग उससे हो सके, कम से कम अपनी जीविकोपार्जन उससे हो। और अगर उतना नहीं हो पाता है तो आज बहुत सारे हमारे बीएनए के बच्चे, मैं तो आपको बताऊं, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझसे पूछते थे, मुझे बीएनए की साहब लिस्ट दीजिए बच्चों की, मैं उनको ऑडिशन के लिए बुलाना चाहता हूँ। सो बीएनए हैज ग्रेट नेम राज बिसारिया साहब के जमाने से, जो मनीष सप्पल, जो अतुल श्रीवास्तव को अभी आपने किया था, राकेश श्रीवास्तव, ये लोग जो सब आए हुए हैं वहां पर जो काम कर रहे हैं, बहुत रिकॉग्नाइज हो रहा है काम वो इसी वजह से कि दे हैव डन इट वेरी ऑनेस्ट। आप रिहर्सल में डोंट कंसंट्रेट ओनली ऑन योर रोल, आपको तो जब बताया जाए, बट लुक एट द रोल ऑफ अदर्स ऑल्सो, उससे आप सीखते हैं। एंड देन डोंट कन्फाइन योर सेल्फ टू रिहर्सल्स ओनली, जो आपको रिहर्सल में बताया आप घर पे भी उसको प्रैक्टिस करिए। मैं बताऊं, मुझसे रिहर्सल में लोग परेशान हो जाते थे, मुझसे दीनानाथ जी जिन्होंने पंछीजा पंछिया कराया था, कहले यार तुम तो मेरा तेल निकाल देते हो, इतनी रिहर्सल इतना मुझसे परेशान हो जाती है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, बस अब हो गई रिहर्सल, अब कल करेंगे, चंदू आ गए, मुझे जाना। मैंने कहा नहीं चित्रा, एक बार इस सीन को और करेंगे। यू सी, तो ये यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू एनीबॉडी, यू आर डूइंग फेवर टू योरसेल्फ बाय लर्निंग मोर एंड मोर। और जैसे मैंने कहा कि एक्टिंग तो ऐसी फील्ड है कि कभी आप पूर्ण नहीं होते, हमेशा आप उसके विद्यार्थी रहते हैं। मैं तो कम से कम यही मानता हूँ। और अभी जैसे मैंने राज साहब के साथ प्ले किया, उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला। वो तो एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं। शोभना जी उसमें फीमेल लीड थी मेरे साथ। तो आप अपने को एक्टर से सीखते हैं, आप अपने डायरेक्टर से सीखते हैं, पूरे माहौल से सीखते हैं। तो जो भी काम करो सिंसियरली करो, डेडिकेशन से करो, उसमें डूब करके ऑनेस्टली करो। थैंक यू सो मच सर, इतना बहुमूल्य समय देने के लिए और रंग समागम कार्यक्रम को सफलता की श्रेणी में खड़ा करने के लिए अंतस के संपूर्ण आदर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं सर इस कोरोना काल में आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे और जैसे ही ये कोरोना काल खत्म होगा आपकी ढेर सारी प्रस्तुतियां हमें फिर से देखने को मिलेंगी। थैंक यू एंड आई हैव आल्सो एंजॉयड इट, इट हैज बीन माय प्रिविलेज। थैंक यू सो मच सर। प्रणाम सर। प्रणाम।